नमस्कार दोस्तों, मैं गीता पंत आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ उत्तर पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हमने मध्यकालीन उत्तराखंड में किसको पूरा किया था, पवार और चंद राजवंश को पूरा किया था। पहले हमने चंद राजवंश को पढ़ा था, उसके बाद हमने पवार वंश को पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम आधुनिक उत्तराखंड की बात करेंगे, जिसपे आज हम क्या पढ़ेंगे, गोरखाओं को पढ़ेंगे। ठीक है, तो गोरखा, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, ताकि लोग हमसे क्या कर सके, जुड़ सके। ठीक है, तो फिर इस वीडियो को मैं शुरू करूं इससे पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। आप लोग इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स पे करिएगा। तो मेरा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। इसका ऑप्शन ए है घोड़ावसन, ऑप्शन बी है मुनाल, ऑप्शन सी है कवले और ऑप्शन डी है कबूतर। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर जरूर से कमेंट बॉक्स पे करिएगा। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं, आधुनिक उत्तराखंड में गोरखा बहुत जरूरी है, जिसने पवार और चंद राजवंश को हटा करके अपनी सत्ता स्थापित की। हालांकि बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाए थे, लेकिन फिर भी जितना भी इन्होंने शासन किया वो बहुत बड़ी बात है। तो देखिएगा, 18वीं सदी के अंतिम दशक में गोरखा साम्राज्य की स्थापना होती है, लगभग 1790 में। ठीक है, 1790 में जो गोरखा हैं वो उत्तराखंड में आते हैं। तात्कालिक कारण गोरखाओं के भारत में आने के क्या है कि राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य व्यवस्था का पतन, ये क्या है, इसके तात्कालिक कारण है। ठीक है, राज्यों का आपसी बैर भाव, षड्यंत्र व विद्रोह, शक्तिहीन व आपराधिक अयोग्यता, अयोग्य राजा, उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का गुटबंदी में संलग्न। तो देखिए, उस टाइम पे क्या था कि पहले जब राजा हुआ करते थे तो उनके ही जो अपने साम्राज्य के लोग थे वो क्या करते थे, राजा को हटाने के लिए अनेक प्रकार की षड्यंत्र क्या करते थे कि कैसे हम राजा को हटा दें, कैसे हम राजा की हत्या कर दें। तो इसी के क्रम में ये सब चीजें भी आती हैं। तो तात्कालिक कारण में आपने पढ़ा कि राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य व्यवस्थाओं का पतन के कारण ही गोरखा उत्तराखंड में आए। अदरवाइज उत्तराखंड में जो चंद राजवंश था और जो पवार राजवंश था, ये इतने शक्तिशाली राजवंश थे कि इन्हें हराना मुश्किल था। ठीक है, तो फिर और इनका जो एक मुख्य कारण था वो था राज्यों का आपसी बैर, ठीक है, षड्यंत्र व विद्रोह, शक्तिहीन व आपराधिक अयोग्य राजा, उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का गुटबंदी में संलग्न होना। अब देखिए, गुटबंदी भारत में कोई उत्तराखंड में ही आई हुई नहीं है, ये पूरे भारत में पहले से ही व्याप्त थी। गुटबंदी आपने देखा होगा, ईरानी, तुरानी और हिंदुस्तानी में जब मुगल साम्राज्य के टाइम पर पूरा साम्राज्य बटा हुआ था, ये भी एक गुटबंदी थी। और उत्तराखंड में जो पूर्वी उत्तराखंड में थे वो जोशी, बंधु, फर्त्याल और मेहरा, इनकी गुटबंदी थी। और वहीं अगर पश्चिमी उत्तराखंड की बात करें तो पवार राजवंश में जो प्रद्युम्न शाह था, उसका जो सौतेला भाई था, उसके साम्राज्य में क्या थी, गुटबंदी थी। ठीक है, तो फिर चंद और पवार राज्यों का आपसी संघर्ष, ये क्या है, महत्वपूर्ण कारण है गोरखाओं के आने का। और कहीं ना कहीं इसका लाभ उठा करके भी गोरखा उत्तराखंड में आए थे। ठीक है, आए दिन जब चंद और पवारों में युद्ध होता देख, उन्होंने भी इस स्थिति का लाभ उठाने की पूरी कोशिश की और उसमें कामयाब भी रहे वो। अब गोरखाओं का उद्भव, ठीक है, गोरखाओं का उद्भव, जो गोरखा है मेन, वो कहाँ के हैं, नेपाल देश से आए हुए हैं। ठीक है, कहाँ से आए थे, नेपाल देश से आए थे। तो गोरखा नेपाल देश से संबंधित है। ठीक है, अब इनकी शारीरिक बनावट की बात करें तो इनका जो कद होता है वो छोटा होता है, हष्ट पुष्ट शरीर होता है, एकदम मतलब टाइट शरीर, छोटी व चपटी नाक होती है उनकी, रंग उनका गेरुआ होता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, किरातों से मिलते जुलते हैं। ठीक है, नेपाल, अब देखिएगा, जिस टाइम पर जब स्टार्टिंग में गोरखाओं का उद्भव हो रहा था, तो उस टाइम पे जो नेपाल था वो क्या था, छोटे छोटे राज्यों में क्या था, विभक्त था। प्रत्येक राज्य ये सोचता था कि मैं जो एक राजा होता था, तो वो सोचता था कि हम एक क्या है, स्वतंत्र राज्य है हम। तो फिर नेपाल में क्या थे, अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे, जैसे भाटगांव, वेपला, डुलू, डोलती, जुमला, काठमांडू या कांतिपुर, ये सब क्या थे, छोटे छोटे राज्यों में विभक्त थे। ठीक है, किरात व वैश्य वंश के राजा राज्य करते थे। ठीक है, तो इन पे कौन ज्यादातर राज्य करते थे, किरात और वैश्य वंश के राजा यहाँ राज्य करते थे। प्रत्येक राज्य स्वतंत्र राज्य था। पश्चिम नेपाल के गढ़ का शक्तिशाली राजा नरभूपाल शाह था। ठीक है, तो जैसे उत्तराखंड में चंद राजवंश जब स्थापित होता है, तो जब कत्यूरी हटते हैं तो
क्या होता है, गढ़वाल 52 गढ़ में विभाजित हो जाते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी क्या था, नेपाल छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। ठीक है, तो प्रत्येक राजा अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित करता था, जो भी वहां पे शासन करता था। तो इसके साथ जब पश्चिमी नेपाल में जो था, यहाँ का जो शक्तिशाली राजा था वो नरभूपाल शाह था। ठीक है, कौन था, नरभूपाल शाह। तो 1743 में जब नरभूपाल शाह की मृत्यु हो गई तो 1743 में उसका जो बेटा था पृथ्वी नारायण शाह वो गद्दी पे बैठता है, और ये एक महत्वाकांक्षी राजा था। ठीक है, कौन, पृथ्वी नारायण शाह क्या था, एक महत्वाकांक्षी राजा था। एक मैंने कहा था कि एक महत्वाकांक्षी राजा का होना बहुत जरूरी होता है साम्राज्य विस्तार के लिए। अगर कोई राजा महत्वाकांक्षी है तो साम्राज्य विस्तार जरूर करेगा। ठीक है, तो नरभूपाल शाह ने भी क्या किया, साम्राज्य विस्तार किया, और ये सबसे प्रतापी राजा था इन सभी राजाओं में। इसने क्या किया, 1743 में राजा बन के आता है, और 1768 में ये क्या कर देते हैं, नेपाल का एकीकरण कर देता है। जो उसके छोटे छोटे राज्य टूटे हुए हैं उनको क्या कर देते हैं, एक साथ जोड़ता है, और क्या कर देता है, उनको एक कर देता है, और पूरे साम्राज्य में एकीकरण की भावना को स्थापित करता है, और एक ही राजा पूरे केंद्र पर बैठेगा। ठीक है, तो इसके बाद, इसकी मृत्यु के बाद इसका जो अगला उत्तराधिकारी बनता है वो सिंह प्रताप शाह बनता है। ये सिर्फ 3 साल के लिए राज्य करता है। 1775 में राजा बनता है। 3 वर्ष की अवधि के बाद इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है, रण बहादुर शाह, इसका उत्तराधिकारी कौन होता है, रण बहादुर शाह, जो मात्र 3 साल का सबसे छोटा राजा बना, लेकिन ये अपनी माँ इंद्र लक्ष्मी के संरक्षण में राजा बना। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ था कि इसके चाचा ने, जो बहादुर शाह था, बहादुर शाह ने इंद्र लक्ष्मी की हत्या करा दी, राजमाता की हत्या करा दी षड्यंत्र रच के, और इंद्र लक्ष्मी क्या हो जाती है, मर जाती है, और ये क्या करता है, खुद को, जो रण बहादुर शाह होता है इसका क्या कर देता है, संरक्षक घोषित कर देता है। ठीक है, और खुद गद्दी पे बैठ जाते हैं। बहादुर शाह के ही शासनकाल में 1790 में गोरखाओं पर आक्रमण किया गया था। ठीक है, समझ आया, गोरखाओं का आक्रमण किसके शासनकाल में किया गया था, बहादुर शाह के, जो किसका चाचा है, रण बहादुर शाह का। इसने रण बहादुर शाह की जो माँ थी उसकी हत्या करा दी थी, राजमाता की हत्या करा दी, और स्वयं गद्दी पे बैठ गया था। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, 1790 में कुमाऊं पर गोरखा क्या करते हैं, कुमाऊं पे आक्रमण करते हैं, और 1791 में क्या करते हैं, गढ़वाल पे भी आक्रमण करते हैं। देखिए, गढ़वाल पे आक्रमण तो होता है, लेकिन गढ़वाल पे आक्रमण पे पराजित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वहां से नेपाल में क्या कर देती है, चीनी सेना गोरखाओं पे वहां आक्रमण कर देती है। तो वहां से इनको पत्र आता है कि यहाँ पर आक्रमण हो गया है, तो ये लोग वहां से अपनी सेना को लेकर के क्या करते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सैन्य व्यवस्था स्थापित है, तो फिर सेना से ही सब कुछ चलता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि सेना लेकर के वापस चले जाते हैं, और इसी युद्ध में वो पराजित हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर आता है गोरखा प्रशासन की बात करते हैं। गोरखा प्रशासन जो था वो सैन्य प्रशासन पर आधारित था। ठीक है, जैसे यहाँ पे लोगों के लिए शासन क्या लोकतंत्र है ना, वैसे यहाँ पे जो शासन था वो किसका था, सैन्य प्रशासन था। यहाँ पे लोकतंत्र है तो यहाँ पे सैन्य प्रशासन था। ठीक है, अधिकारियों को, यहाँ पे किसका शासन है, लोगों का शासन है यहाँ पे। देखिएगा, अधिकारियों को आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक व सैन्य अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, तो उनको सारे अधिकार प्राप्त थे। एक देश में आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक, सैन्य अधिकार जो है वो किसे प्राप्त हैं, सेना को प्राप्त है। तो मतलब लगा लीजिए लगभग सभी अधिकार किसे प्राप्त हैं, सेना को ही प्राप्त है। तो सेना ही सर्वोपरि है। ठीक है, तो गोरखाओं के द्वारा शोषण और दमन की नीति अपनाई गई। अब दमन की नीति किस तरीके से अपनाई गई, दमन का आधार था दास प्रथा, कठोर कर प्रणाली और बेगार। ठीक है, वो क्या करते थे, दास बनाया करते थे, जिन जिन क्षेत्रों को जीतते थे वहां पे दास प्रथा, कठोर कर प्रणाली और बेगार को अपनाते थे। प्रशासन सैन्य व्यवस्था पे आधारित था। ठीक है, सभी उत्तराधिकारी सैनिक थे। सेना के बल पर नरभूपाल, अब देखिएगा यहाँ पे क्या है कि सेना मतलब जितने भी सैनिक हैं, जितने भी उत्तराधिकारी हैं वो क्या बनेंगे, सैनिक बन रहे हैं। ठीक है, तो अब सेना के बल पर ही जो जितने राजा अभी तक जीतते हैं वो किसके आधार पर जीतता है, सेना के बल पे। चाहे वो नरभूपाल हो, चाहे वो पृथ्वी नारायण हो शाह हो, या फिर रण बहादुर शाह हो, या फिर चैतरिया बहादुर हो, ये सब क्या किया इनने,
सैनिकों के बल पर ही इन्होंने क्या की, जीत हासिल की थी। नेपाल के एक छोटे से गोरखा शहर को बड़े साम्राज्य में बदला। किसके आधार पर बदला? सैनिकों के आधार पर बदला। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रशिक्षण हेतु यूरोपीय अफसरों की नियुक्ति। ठीक है, अब ये क्या करते थे कि सैनिकों को प्रशिक्षण हेतु यूरोपीय अफसरों की नियुक्ति करते थे। और ये यूरोपीय अफसर आते कहाँ आते थे? ये अफसर अधिकतर जो अंग्रेजों की सेना से भागे हुए होते थे सैनिक, वो क्या बनते थे? यूरोपीय अफसरों की नियुक्ति यहाँ पे की जाती थी, जो इनको क्या कर सकते थे? प्रशिक्षित करते थे। देखो अब क्या है, गोरखाओं की जो सेना है वो दो प्रकार की है। एक सेना है स्थायी, एक सेना है अस्थायी। ठीक है, अब स्थायी सेना कौन है? 1 साल के लिए सेना में नियुक्त, जो वहीं के हैं, नेपाल के जो गोरखा हैं, उन्हें जब आप सेना में 1 साल के लिए नियुक्त करते हैं तो ये क्या है? स्थायी सैनिक है। इन्हें जगरिया भी कहा जाता था। और इनका जो वेतन होता था वो कितना होता था? 8 रुपए प्रति माह होता था। और अस्थायी सैनिक कहाँ से आएंगे? अस्थायी सैनिक जो क्षेत्रीय लोग जीतेंगे वहां से, देखिए, जीते गए स्थानीय प्रजा को नियुक्त करेंगे किसके रूप में? सैनिकों के रूप में। तो ये क्या होगी? अस्थायी सेना होगी। ठीक है ना, तो आया स्थायी और अस्थायी सेना के बारे में। तो एक बार इसका हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 18वीं सदी के अंतिम दशक में गोरखा साम्राज्य आ रहे। तात्कालिक कारण थे राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य व्यवस्था का पतन होना और उनके राज्यों के आपसी बैर भाव, षड्यंत्र, विद्रोह आदि का होना। ठीक है, जो पूर्वी उत्तराखंड में थे वो जोशी, बंधु, भरतियाल और मेहरा थे। पश्चिम में उत्तराखंड में पवार राजवंश की गुटबंदी थी। ठीक है, चंद और पवारों के बीच आपसी संघर्ष। गोरखाओं का उद्भव नेपाल देश से हो रहा है। इनकी शारीरिक बनावट जो है, उनका छोटा कद है, हष्ट पुष्ट शरीर है, छोटी व चपटी नाप, रंग गेहुआ है, किरातों से मिलते जुलते हैं। ठीक है, और इसी के साथ किस किस राजा का शासन हुआ है तो आप देख ही रहे हैं। फिर जो गोरखाओं का प्रशासन है वो सैन्य प्रशासन है। अब देखिएगा कि गोरखाओं की न्याय व्यवस्था क्या थी। ठीक है, तो गोरखाओं की न्याय व्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे गोरखाओं की न्याय व्यवस्था के लिए एक विचारी नामक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था। ठीक है, जो स्वेच्छाचारी होता था और क्या करता था, ज्यादातर जो मामले की सुनवाई होती थी वो क्या होती थी? मौखिक होती थी। ठीक है, तो फिर न्याय प्रक्रिया सरल थी और कोई विलंब नहीं होता था, क्योंकि वो जैसे ही कोई भी मामला आता था तो उसके बारे में जांच पड़ताल होती थी और मौखिक सुनवाई होकर के फैसला हो जाता था। ठीक है, तो फिर अब होता क्या है कि कुछ चीजें होती हैं जिनके बारे में प्रमाण नहीं होता है, तो फिर ऐसी चीजें जिनके साक्ष्य कम हुआ करते थे वो क्या करते थे? उनके द्वारा चलाई गई एक दिव्य नामक क्या थी? दिव्य नामक उनकी एक चलाई गई व्यवस्था थी, जिसमें कुछ प्रचलित दिव्य मैं आपको बताऊंगी। देखिए, पहला दिव्य होगा गोला दिव्य या फिर दीप भी कहेंगे इसे। दूसरा होगा तराजू दीप या दिव्य। तीसरा होगा कढ़ाई दीप या दिव्य। चौथा होगा जल दीप या दिव्य। पांचवा होगा जहर दीप या दिव्य। और छठा होगा मंदिर दीप या दिव्य। और अगला होगा क्या? घात दीप या दिव्य। ठीक है, तो फिर देखते हैं गोला दीप के। जो वादी प्रतिवादी है, जो दोषी है, ठीक है, जो दोषी है के हाथों में गर्म लोहे की सलाखें पकड़ाकर उसे कुछ दूरी तक चलना होता था। ठीक है, आपके हाथों में अगर गर्म लोहे की सलाखें रख दी जाए और आपको कुछ दूरी तक चलना पड़े तो आप लोगों को दर्द तो होगा ना। तो कुछ लोग ज्यादा देर तक कर पाएंगे जिनके अंदर थोड़ी हिम्मत होगी, और कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, ज्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे जो हाथ होते हैं क्या होते हैं? बहुत नाजुक होते हैं। चलो कोई लोग तो काम करते हैं तो उस कारण तो सकते होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तो फिर अब क्या होता था? जो देर तक पकड़ ले वो तो निर्दोष है, लेकिन जो जल्दी छोड़ दो क्या है? वो दोषी पाया जाता था। ठीक है, ऐसे जो तराजू होता था उसमें क्या करते थे? पहले पत्थरों से तोलते थे। पत्थरों से तोलने के बाद क्या करते थे कि अगले दिन दोबारा से उन पत्थरों को पहले साइड रखेंगे और फिर अगले दिन उन्हीं पत्थरों से आपको दोबारा से तोला जाएगा। अगर आपका वजन बढ़ गया तो आप क्या है? दोषी पाए जाएंगे और आपको क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। ठीक है, फिर आता है कढ़ाई दीप। खौलते तेल में हाथ डलवाए जाते थे। गरम तेल में हाथ डलवाए जाएंगे। अगर आपका हाथ जल गया तो आप क्या है? निर्दोष। नहीं जले तो आप निर्दोष हैं, और आपके हाथ जल गए तो आप क्या है? दोषी हैं। ठीक है, तो जो देहरादून में आए हुए राम रॉय थे तो उनका भी क्या किया था? उन्हें भी कढ़ाई दीप से गुजरना पड़ा था। ठीक है, वो किसी चीज में दोषी पाए गए थे तो इस कारण से। फिर आते हैं जल दीप। जल दीप बच्चों के जो देखो, बच्चों को जल में डुबोया जाता था
देर तक नहीं डूबने पर निर्दोष। अगर आपका बच्चा देर तक नहीं डूब रहा है तो क्या है, निर्दोष है। अगर वो जल्दी डूब जा रहा है तो क्या है, दोषी है। ठीक है, फिर बात करते हैं जलदीप की। इसमें आपको विष खिलाया जाता था। अगर आपको विष खिलाने के बाद आप मर गए तो आप दोषी थे, और आप जिंदा बच गए तो आप निर्दोष थे। ठीक है, फिर बात करते हैं मंदिरदीप की। तो इसमें क्या होता था, जो दोषी है उसका नाम लिखकर मंदिर में रखा जाता था, और पुजारी जिस नाम को पकड़ता था वो दोषी, और जिसको नहीं पकड़ेगा वो क्या होगा, निर्दोष होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं घातदीप की। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई झगड़ा हो रहा है किसी के बीच में, तो उस जो भी विवाद, जिसके कारण से विवाद हुआ है, जिस वस्तु के कारण से विवाद हुआ है, उसे आप क्या करेंगे, उठाएंगे और गोलू देवता के मंदिर में रख देंगे, और अगले 6 महीने तक फिर क्या करेंगे, उसे आप अपने घर लेके जाएंगे। उस वस्तु को आप अपने घर लेके जाएंगे जो आपने पहले मंदिर में रखी है। और अगर आपके घर में 6 महीने तक कोई भी जान माल की हानि होती है तो आप क्या है, दोषी हैं। और अगर किसी प्रकार की कोई जान माल की हानि नहीं होती है तो आप क्या है, निर्दोष है। तो इस तरह की न्याय व्यवस्थाएं भी क्या थी, गोरखाओं के द्वारा चलाई गई थी। इनमें से शायद घात व्यवस्था कहीं कहीं गाँव में अभी भी चलती है, और बाकी का तो मैं कह नहीं सकती क्योंकि बाकी तो मुश्किल से चलती है। लेकिन ये किसी किसी ने सुना होगा, किसी किसी के गांव में शायद हो सकता है कि चलती हो, लेकिन अधिकतर ये सारी व्यवस्थाएं क्या है, बंद हो गई हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है संगौली की संधि। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि संगौली की संधि कब हुई थी और किस किस के बीच हुई थी। तो बाकी हम जो संगौली की संधि है इसे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पे कवर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।